हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीएसडी फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और उससे दो वेव का रिजल्टेंट प्राप्त किया था जब उसे किसी पॉइंट पर सुप्रीमपोज अर्थात अध्यारोपित किया जाता है। आज हम लोग उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि किस प्रकार से किन किन विधि के द्वारा हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं और इस कोहेरेंट सोर्स का यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के लिए amplitude and intensity, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कब? जब दो वेव को एक दूसरे पर सुप्रीमपोज किया जाता है। जैसे ये देखिए, हमने एक वेव ऐसे लिया, ठीक है। दूसरा वेव इस प्रकार से। ये दोनों वेव के कारण हमको परिणामी मिला ये येलो वाला हमें रिजल्टेंट मिला। ये रिजल्टेंट है, ठीक है। और ये W वेव 1 और ये वाला आपको मिला वेव 2। वेव 1 और वेव 2 के कारण हमें रिजल्टेंट मिला। तो यहां से देखिए, ये और इसके दोनों के बीच हम लोगों को मिलेगा क्या? फाई, फेज डिफरेंस, ठीक है। इधर जो है ओमेगा टी फेज मिलेगा और ये जो है हम लोगों को मिलेगा वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेव 1 है तो इसका y1 और ये y2, ठीक है। दो अलग अलग वेव हैं। मान लेते हैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का है? पाई का है। तो पहले वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, इसका मान लेते हैं a1 है, a1 साइन ओमेगा टी, ओके। और y2 इज इक्वल टू हमें मिला a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके। ये दो वेव का हमें इक्वेशन मिला जिसमें a1 और a2 क्या है? इस वेव का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना। y1 और y2 क्या है? किसी भी इंस्टेंट पे पॉइंट का ये वेव का डिस्प्लेसमेंट, जो भी पार्टिकल को ये वेव टारगेट कर रहा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हम y1 और y2 से निकालेंगे, है ना। ओमेगा और ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 5 उसका फेज है,
दोनों का इंडिविजुअल फेज। फाई क्या है? फेज डिफरेंस है दोनों का, है ना। तो जब हमारे पास दो वेव एक ही फ्रीक्वेंसी में सुपरिम्पोज्ड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट दोनों इंडिविजुअल से अलग होता है। ओके, तो इसके कारण अब हम लोग ये भी देखे हुए थे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो y नेट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। ये हमने देखा था, वेक्टर सम के द्वारा जुड़ता है। एम्पलीट्यूड का भी डायरेक्शन या तो y डायरेक्शन में होगा या y डैश डायरेक्शन में होगा, तो इसको भी ऐड करेंगे हम लोग वेक्टर मेथड से ही। ओके, तो यहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कौन कौन सा है? A1 एंड A2। ठीक है, दोनों वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटीज होंगे I1 एंड I2, ये दोनों वेव की। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने मान लिया A और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें मिलेगा I। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो I है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर और I इज इक्वल टू K A स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से I1 इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू K A2 स्क्वायर। इन्हीं का हम लोग यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो जब वेक्टर सम से किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए a प्लस बी यूज किए तो उसका मॉड निकालने के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज करते थे, जहां पे a और b के बीच वाला जो एंगल होता था वो थीटा होता। अभी यहां पर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, ये जो फेज डिफरेंस फाई है वही इन दोनों एम्पलीट्यूड के बीच का एंगल होगा। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग अगर a निकालते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्योंकि फाई इन दोनों के बीच का एंगल है ना, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर मान लेते हैं कि दोनों वेव के बीच में, इस वेव के बीच में और इस वेव के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो जब फाई 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू यहां पे हम लोग डालेंगे a इज इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा। अगर दोनों जो है
सेम फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच का 0 है। y1 और y2 के बीच का फेज डिफरेंस अगर 0 है, इफ फाई इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, a बराबर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a बराबर रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो a बराबर a1 प्लस a2। तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस प्रकार से निकला। हम लोग इसी प्रकार से इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे और फिर उसका केस देखते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम लोग इंटेंसिटी देखते हैं। स्टूडेंट, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इक्वल टू क्या निकाला था, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ओके, यहाँ पे फाइव दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। अब देखिए, हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था कि I इक्वल टू के ए स्क्वायर। ओके, उसी तरह I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर एंड I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबके वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हम लोगों को मिलेगा, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर, सॉरी रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 रूट a1 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a1 बच जाएगा, रूट a2 का स्क्वायर cos 5। यहां पर देखिए, यहां पर a1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर i बाई के। उसी तरह यहां से a1 स्क्वायर बराबर i1 बाई के और a2 स्क्वायर बराबर i2 बाई के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू डालते हैं a1 की जगह पे i बाई के बराबर i1 बाई के प्लस i2 बाई के प्लस 2 रूट i1 बाई के प्लस इंटू रूट i2 बाई के cos 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, i बाई के इज इक्वल टू i1 बाई, यहां से देखिए सब में से k कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई के बाहर कर लिए, तो यहां पे बच गया क्या, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट, यहाँ पे रूट के इंटू रूट के हो जाएगा और वो के बाहर आ गया, रूट i1 i2 cos 5। के से के कैंसिल, तो हमको i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos 5 मिल जाएगा। ये हम लोगों को मिला रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और इसमें भी अब केस देख लेंगे कि यदि इफ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो हमारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इफ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए तो रूट I1
ये रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 cos 0 डिग्री का हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, इसको देखिए तो लिखते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, I1 के जगह पे हम लोग रूट I1 का स्क्वायर, I2 की जगह पे रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos फाई का वैल्यू 0, तो देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो I इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर सोर्स जो है आइडेंटिकल हो, इफ source is आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हों, दैट इज I1 बराबर I2 बराबर I0, तो उस स्थिति में क्या होगा देखिए तो I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 इंटू I0 क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर, उससे रूट हट जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे I इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट अंडर I0 इंटू I0 cos फाई, तो I इज इक्वल टू 2I0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2I0 cos फाई बराबर 2I0, अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो I इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो 2 कितना हो गया 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, और ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगा। यहां पर देखिए ये जो 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई है, ये आपका इंटरफेरेंस के लिए, मतलब ये इंटरफेरेंस का आपको आर्गुमेंट आप बोल सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है, यहीं से हम लोग क्लियर सीधे देख सकते हैं, यहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। ओके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी में एक टर्म पाया था 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई, ये जो टर्म है इस टर्म को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। दिस टर्म इज कॉल्ड इंटरफेरेंस टर्म, है ना। यदि इसका वैल्यू 0 हो जाए, मतलब फाई का वैल्यू 90 डिग्री, तो इफ the value of 2 root under I1 I2 is 0, then I is equal to I1 plus I2, and this is the case of incoherent interference, and this is the case of
इनकोहेरेंट है ना। ये जो टर्म है 2√i1 cos phi, इसको इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको I बराबर I1 प्लस I2 प्राप्त होता है। ओके, और ये जो है इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस है ना, असमांगी व्यतिकरण का जो है वो केस होता है। इसके बारे में क्या है कोहेरेंट सोर्स, क्या है इनकोहेरेंट सोर्स, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोहेरेंट सोर्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कोहेरेंट सोर्स है ना, ये कोहेरेंट सोर्स क्या है। तो कोहेरेंट सोर्स को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि यदि कोई सोर्स ऑफ लाइट कंटिन्यूअसली सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम वेवलेंथ का और सभी के सभी वेव सेम फेज में हो या सब में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो वाले वेव को इमिट करता है, तो उस सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। क्योंकि उनसे जो, उस सोर्स से जो भी लाइट निकलेगा वो सारा का सारा जो है एक ही फेज में होगा, या फिर उनके बीच अगर कोई फेज डिफरेंस होगा तो वो कांस्टेंट थ्रू आउट जो है वो सेम एकदम कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सबका वेवलेंथ सेम होगा, और उस प्रकार का जो सोर्स है उस सोर्स को हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। ये जो कोहेरेंट सोर्स है हम लोग सिंगल सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, और सिंगल सोर्स से कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने का दो मेथड है। इन दो मेथड से हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं, एक वेव फ्रंट को डिवाइड करके और एक एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके। तो दो मेथड है हमारे पास, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से जो हम लोग को कोहेरेंट सोर्स मिलता है वो इमेजिनरी कोहेरेंट सोर्स मिलता है, और जब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम लोग यूज करते हैं तो उस समय जो कोहेरेंट सोर्स मिलता है वो हमें रियल कोहेरेंट सोर्स मिलता है। दोनों का हम लोग प्रोसेस देखेंगे, है ना, और बाद में उस प्रोसेस को पढ़ेंगे भी। ओके, तो सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ए सोर्स ऑफ लाइट which continuously emit the light of same wavelength frequency and having same phase or constant phase difference, then the source is called कोहेरेंट सोर्स, समांगी स्रोत, है ना। तो समांगी स्रोत क्या है? जब
एक प्रकाश स्रोत लगातार जो लाइट है ना, जो प्रकाश इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, जिसका तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और कला समान हो या एक नियत कलांतर हो, तो उस प्रकार के स्रोत को हम लोग समांगी स्रोत या कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ओके, हम लोग जो है कोहेरेंट सोर्स सिंगल सोर्स से दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन coherent source from a single light source, we can obtain coherent source from a single light source by using two मेथड। कौन सा? तो पहला हो जाएगा आपको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड, और दूसरा हो जाएगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। ये दो मेथड है, वेव फ्रंट को डिवाइड करके और दूसरा एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं किसी सिंगल लाइट सोर्स से। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग दोनों मेथड को देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग मेथड के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को डिवाइड करके, तरंगिका को बांट कर डिवाइड करके हम लोग जो कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करेंगे, उसका क्या क्या चीज जरूरी होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग करेंगे कि हम लोगों को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कि सोर्स जो होता है ना, वो बहुत ही पतला होना चाहिए। सोर्स मस्ट बी है ना, बहुत ही पतला होना चाहिए सोर्स। ओके, दूसरा जो है सोर्स जो है बहुत पतला होना चाहिए। साथ में जो ये जो पतला सोर्स हम लोगों को मिलेगा, लाइट फ्रॉम द नैरो source is divided into two parts. Light from narrow source is divided into two parts by
रिफ्लेक्शन एंड परावर्तन तथा अपवर्तन का उपयोग कर जो पतले स्रोत से जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा ये जो वेव फ्रंट जो है, यहां पर एक लाइट की जगह हम लोग वेव फ्रंट लिख लेते हैं। वेव फ्रंट फ्रॉम द नैरो सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए हम लोगों को इस मेथड से जो कोहेरेंट सोर्स मिलेगा वो इमेजिनरी होगा। वी obtained an imaginary सबसे पहले स्रोत बहुत ही संकरा होना चाहिए। उसके बाद संकरे स्रोत से जो तरंगिका निकलेगी उस तरंगिका को हम लोग परावर्तन एवं अपवर्तन के द्वारा दो भागों में बांट लेंगे। ठीक है, अब इस मेथड से जो हम लोगों को सोर्स मिलेगा वो इमेजिनरी एक काल्पनिक समांगी स्रोत होगा, है ना। और जो मेथड यूज करते हैं, जिस मेथड के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं वो मेथड है सम methods are Fresnel by prism, डबल फ्रेनेल बाय प्रिज्म, यंग डबल स्लिट, है ना, इसी तरह के एटीसी। ये जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम लोग जो है वो वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं दो भागों में, और उस तरीके से हम लोगों को एक इमेजिनरी कोहेरेंट सोर्स प्राप्त होता है। इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, अब जो है दूसरा मेथड वो है आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हम लोग कोहेरेंट सोर्स किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो पहले सोर्स इसमें काफी पतला था, इसमें एक्सटेंडेड होना चाहिए, वृहत होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, है ना। तो पहला हो जाएगा आपका सोर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड, है ना। सोर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड, फैला हुआ होना चाहिए स्रोत। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो वेव फ्रंट था, है ना, नैरो सोर्स से मिला, उसको हम लोग दो भागों में किसके द्वारा, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के द्वारा प्राप्त किए। अब इसमें जो है जो सोर्स हम लोगों को मिलेगा, एक्सटेंडेड सोर्स मिलेगा, उसको हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन, मतलब 50% पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और 50% पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है ना। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन के माध्यम से दो भागों में उसको बांट लेते हैं, है ना। और इस प्रोसेस के द्वारा जो हम लोगों को वेव फ्रंट मिलेगा वो रियल होगा, है ना। न्यूटन रिंग जो है, न्यूटन रिंग के द्वारा हम लोग रियल कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं। मिचेल्सन इंफेरोमीटर है, ये सब का सब क्या है, एक डिवाइस है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग इसे,
इन सब के बारे में। ओके, तो पहले हम लोग जान लेते हैं उन सब के बारे में कि वो सब है क्या। यहाँ पर देख लीजिए, सोर्स क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए। उसके बाद क्या है, लाइट फ्रॉम these extended source is divided into two parts by partial reflection and पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट फ्रॉम दीज एक्सटेंडेड सोर्स, इस प्रकार के जो बृहद स्रोत हैं उनसे जो लाइट हमको मिलेगी उनको दो भागों में हम लोग आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तन के द्वारा बांट देते हैं, दो भागों में। ठीक है, और इस प्रकार से जो सोर्स मिलेगा वो हमको रियल सोर्स मिलेगा, है ना। We obtain the real coherent source, है ना। हम लोग जो स्रोत प्राप्त करेंगे वो रियल होगा। कौन कौन मेथड है इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं we use Newton's ring, Michelson's interferometer, color in thin film, है ना। पतले फिल्म जो होता है उसके द्वारा जो हम लोग मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर बनाते हैं उसके माध्यम से भी हम लोग रियल कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कोहेरेंट सोर्स का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो जो हम लोग लेजर लाइट के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त करते हैं किसी सिंगल कलर का, तो उसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहां से जो सोर्स हमको मिलेगा वो सोर्स होगा आपको कोहेरेंट सोर्स। अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले लेते हैं, जैसे कि एक बल्ब है और दूसरा कैंडल है, और दोनों सोर्स से हम लोग उसके एम्पलीट्यूड को या उसके वेवफ्रंट को जो है डिवाइड करके हम लोग एक नया सोर्स प्राप्त करते हैं, तो वो सोर्स कोहेरेंट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम फेज में कभी भी नहीं हो सकते। उनका फेज रेगुलरली चेंज होगा, उनका फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, उनकी इंटेंसिटी चेंज होगी, उनका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो सकता है ना। तो वो कभी कोहेरेंट नहीं होंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग कि लाइट फ्रॉम laser
be the coherent सोर्स, है ना। लेजर के द्वारा प्राप्त लाइट जो है वो कोहेरेंट सोर्स हो सकता है। लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्स, light from two independent source can never be a coherent source। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट स्रोत के द्वारा प्राप्त किया गया लाइट जो है वो कभी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता है, जैसे बल्ब एंड कैंडल। ठीक है, अब हम लोग टाइम ऑफ कोहेरेंस देखेंगे। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ कोहेरेंस। ओके, टाइम ऑफ कोहेरेंस। तो टाइम ऑफ कोहेरेंस को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि जब कोई लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो फोटोन को इमिट करता है ना, एक नया लाइट वेव जो है वो इमिट करता है। कब? जब एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है ना। जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है और वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है और लाइट इमिट करता है, तो उस समय वो लाइट के साथ साथ जो है वो फोटोन भी इमिट करता है। फोटोन क्या हुआ? एनर्जी का पैकेट। ओके, और ये एनर्जी के पैकेट को रिलीज करने में, इमिट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ कोहेरेंस, है ना। तो देखते हैं हम लोग, पहला देख लेते हैं। When a light source emitted photon है ना, जिसको एनर्जी का पॉकेट कहते हैं। when an excited atom comes into ground state, ठीक है। जब एक लाइट सोर्स जो है वो फोटोन को इमिट करता है, कब? जब उसका जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। और ये जो है टाइम टेकन बाय द एटम to emit a photon
is called time of कोहेरेंस, है ना, टाइम ऑफ कोहेरेंस उसको बोलते हैं। किसी परमाणु के द्वारा एक फोटोन इमिट करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कोहेरेंस बोलते हैं। इसको टॉ सी से डिनोट करते हैं। तो टॉ सी इज इक्वल टू हो जाता है एल बाई सी, जहां एल क्या है, पाथ लेंथ है, और सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फोटोन, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है टी सी का रेंज 10⁻⁻9 सेकेंड से 10⁻10 सेकेंड तक होता है। ये हो गया आपका टाइम ऑफ कोहेरेंस, है ना। हम जो बताए हुए थे कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स, जैसे एक लाइट बल्ब हो गया और एक कैंडल हो गया, ये दोनों से कोहेरेंट सोर्स प्राप्त नहीं कर सकते। इनसे जो लाइट सोर्स प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्स या नॉन कोहेरेंट सोर्स, है ना। और इससे हमेशा हमको जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा वो इनसे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त नहीं हो पाए, है ना। इससे इस सोर्स से हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न व्यतिकरण जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब इंटरफेरेंस क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। पहले इंटरफेरेंस क्या है। देखिए, जब दो एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जो कि सेम फेज में हो या अपोजिट फेज में हो, है ना, उसके हिसाब से उनका जो इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है वो एक्सप्लेन होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि दो एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जो कि सेम डायरेक्शन में, है ना, एक दूसरे पर सुप्रीम पोज होता है ना। तो सुपरपोजिशन के कारण किसी स्थान पर हम लोग देखते हैं कि उस लाइट की इंटेंसिटी काफी अधिक है और किसी स्थान पर देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल कम है। और ये जो लाइट की इंटेंसिटी में जो वेरिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ओके, तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है प्रकाश का व्यतिकरण, तो इसको नोट करते हैं हम लोग। टू लाइट वेव्स ऑफ एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी है ना, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए ऑफ source moving in same direction,
सेम डायरेक्शन superimposed at a point, then at some point intensity of light is maximum and at some point it is minimum and this variation is called interference of light। ठीक है, किसी कोहेरेंट सोर्स से दो प्रकाश की रेखाएं जो हैं या प्रकाश की तरंग वो एक ही दिशा में जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट एकदम बराबर हो, है ना, किसी पॉइंट पर सुपरइम्पोज होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी काफी अधिक होती है और किसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल कम होती है। और ये जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है, कहीं चमकीला है कहीं अंधेरा है, तो ये चमकीला और अंधेरा का जो वेरिएशन है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। और अगर इस वेरिएशन को हम किसी स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं तो उसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना, और इसके बारे में फिर हम लोग देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ वेव, है ना, सेम फेज में सुपरइम्पोज होता है, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री होगा या 2n पाई होगा, n बराबर 1 2 3 4, है ना, या दोनों के बीच पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। तो उसके सुपरपोजिशन के कारण जो हमें वेव मिलेगा, जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। लेकिन यदि दो तरंग एक दूसरे से अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज होती है, अध्यारोपित होती है एक दूसरे पे, तो उस जगह पर जो इंटेंसिटी मिलेगी हमें वो बहुत कम मिलेगी, है ना। और इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n-1 पाई होगा, है ना, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस।